मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके टाइप्स को भी मैंने अच्छे से आपको बताया था। ठीक है, आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, प्लीज आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब मैं टाइप्स पढ़ा रही थी अपने लास्ट क्लास में तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैं रिकॉल कर रही हूँ, थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ और इसके टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं, SN1 SN2, तो वो सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले रिप्लेसमेंट बाय न्यूक्लियोफाइल्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सब आप जानते हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे SN के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, यहाँ पर E हो जाता तो क्या होता? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि एल्किल हैलाइड मैंने यहाँ पे ले ली है, X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजन को। तो यहाँ पर मैंने कोई एल्किल हैलाइड नामक कोई सबस्ट्रेट ले लिया है, इसका रिएक्शन हो रहा है किसी न्यूक्लियोफाइल से। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस X माइनस को, क्योंकि हैलोजन है तो ये नेगेटिव चार्ज को बाहर लेकर निकल जाएगा। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये X माइनस बाहर निकलेगा, रिप्लेस होगा किसके द्वारा? इसके द्वारा। ये न्यूक्लियोफाइल इस X माइनस को रिप्लेस करेगा और ये X माइनस कहलाता क्या है? ये कहलाता है लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये आपका कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल और ये X माइनस कहलाएगा लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप। तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है और खुद जाकर इस कार्बन से, इस एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका RCl है, इसका OH माइनस के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? इस R के साथ ये OH माइनस जुड़ जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का तरीका भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। ऐसे रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है SN1, एक होता है SN2। SN1 जो होता है आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होता है इस तरह के रिएक्शंस को देते हैं। टर्सरी एल्किल हैलाइड फेवर्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो SN1 रिएक्शंस को देते हैं। क्यों देते हैं, कब देते हैं, सब मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, SN2 रिएक्शन जो होता है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो आपका SN2 रिएक्शन देते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स फेवर्स SN2 रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन से। टर्सरी एल्किल हैलाइड्स फेवर्स SN1 रिएक्शन। टर्सरी एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन को क्यों देते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, देन आपको हम मैकेनिज्म समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं ले रही हूँ, कोई भी ज्यादा टिपिकल करने की कोई भी कोशिश नहीं करूंगी, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, ये क्या है? टर्सरी एल्किल हैलाइड, 3 यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है। तो इसका अगर रिएक्शन किसी बेस के साथ होता है तो यहाँ पर आपका ये बेस इस X माइनस को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा और R और यहाँ पर आपका OH जुड़ गया और आपका X माइनस बाहर निकल गया। ठीक है, टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया है ना आपने यहाँ पे, और क्या लिया है? बेस, और आपका अल्कोहल बन गया, X माइनस बन गया। ये एक जनरल सा रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि स्टेप 1 में क्या होता है। मैकेनिज्म का स्टेप 1 में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो पहले स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये हो गया जनरल एग्जांपल, इसका मैकेनिज्म मैं आपको नीचे समझा रही हूँ। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो आपका ये जो है एल्किल हैलाइड टर्सरी, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर X माइनस
तो ये क्या करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से X माइनस बाहर लेकर निकल जाता है। कब? जब यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तब, ठीक है। जब यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो ये आपका C और X के बीच आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। आयोनाइजेशन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर ये X माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, टर्सरी कार्बोकेटायन बनाएगा। टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर X जब निकल जाएगा X माइनस के फॉर्म में तो यहाँ पर एक टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा जो मोर स्टेबल होता है। तो उस केस में वो मीडियम में ज्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। उस वजह से ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप हो जाती है, स्लो स्टेप हो जाती है, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाती है। तो पहली स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्यों है? क्योंकि आपका यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद। तो यहाँ पर जो टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, तो वो मीडियम में ज्यादा देर तक रहेगा। इसकी वजह से ये स्लो स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है और उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। वहां पर हम उसको रेट को फाइंड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि स्लो स्टेप है, ठीक है। तो वहां पर आपका जो रेट को फाइंड करने के लिए हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो किसका कंसंट्रेशन है, वो है आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो रेट को फाइंड करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। रेट फाइंड करने में केवल एल्किल हैलाइड मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है कंसंट्रेशन का, इसलिए इसको बोलेंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ठीक है। 1 का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि सबस्ट्रेट का एक मॉलिक्यूल है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में उसका कंसंट्रेशन जो है वो रेट को फाइंड करने में हेल्प हो रहा है। तो यहाँ पर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने लिया है इसका काम होता है कि इसको आयनाइज करना। यहाँ पर अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते, ए प्रोटिक मतलब एसीटोन वगैरह ले लेते या CCl4 ले लेते, तो वहां पर आपका ये आयनाइज नहीं होता। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हुआ H2O, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिसमें H+ हो, H+ हो, जैसे कि आपका एल्कोहल, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप लेते हो जिसमें H+ हो, तो इस तरह के सॉल्वेंट की वजह से ये जो आपका बॉन्ड होता है ये आयनाइज होने लगता है। C और X के बीच का जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो आयनाइज होने लगता है, ठीक है। आयनाइज होकर यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाता है और आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है। तो अब समझ में आ गया कि टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है SN1 रिएक्शन में, ठीक है। SN1 रिएक्शन में टर्सरी एल्किल हैलाइड क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है जो मोर स्टेबल होता है, ज्यादा देर तक रहता है, स्लो स्टेप हो जाता है, जिसकी वजह से ये रेट को फाइंड करने में इसका कंसंट्रेशन हेल्प होता है, ठीक है। ये यूनिमॉलिक्यूलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम पोलर नहीं लेंगे, पोलर ए प्रोटिक लेंगे तो यहाँ पर आयनाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आयनाइजेशन होगा ही नहीं तो वहां पर कार्बोकेटायन फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो पोलर लेने का मतलब कि C और X के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पार्शली आयनाइज हो रहा है, X इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक ले लेते तो ये आयनाइज नहीं हो पाता, तो यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है पहले स्टेप में। स्टेप सेकेंड की अगर हम बात करें, स्टेप 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, अटैक ऑन कार्बोकेटायन, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बोकेटायन पे। कैसे, तो R C R R यहाँ प्लस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल क्या लिया है आपने, OH माइनस, और ये क्या करेगा, इस पे आके जुड़ जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर R और यहाँ पर OH, तो क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है। तो ये है आपका SN1 रिएक्शन। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के पास और अल्कोहल बन गया। ये एक जनरल रिएक्शन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी बताना आपको बाकी है। यहाँ पर जो हम टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ पर हम ऐसा टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते हैं जो कीरल हो। कीरल मतलब ये जो कार्बन है उसके पास जो भी बॉन्ड्स अटैच है, जो भी ग्रुप्स अटैच है वो डिफरेंट हो, ठीक है। ऐसा कार्बन जिनकी चारों वैलेंस से डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो उसे हम बोलेंगे कीरल कार्बन। और कीरल कार्बन जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो R और S
फॉर्म में प्रोडक्ट में बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बन रहा है एल्कोहल, ये RS में बनेगा। कब? जब यहाँ पर कीरल कार्बन लेंगे तब। फिलहाल ये जनरल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि पहले स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो SN1 रिएक्शन में रैसिमिक मिक्सचर कैसे बनता है, R और S कैसे बनता है, वो अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम समझेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया एक जनरल सा एग्जांपल। अब मैं बताऊंगी आपको कि अगर कोई कीरल कार्बन हो, कीरल मतलब कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच हो। इस कार्बन के पास एक हेलोजन है, एक R ग्रुप है, एक दूसरा R डैश ग्रुप है, एथिल भी हो सकता है या प्रोपाइल भी हो सकता है, तीसरे यहाँ पे R डबल डैश कर देते हैं। ठीक है, R डैश है, R डबल डैश है। तो ये चारों जो कार्बन की वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये जो कार्बन है ये कीरल कार्बन है। ठीक है, कीरल कार्बन जो होते हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। कीरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये क्या कहलाते हैं? कीरल। ठीक है, कीरल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कि ये मिरर इमेज को शो करेंगे, RS बनेंगे, मतलब रैसिमिक मिक्सचर बनाएंगे अपने प्रोडक्ट में। कैसे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका इसके साथ रिएक्शन हो रहा है OH माइनस के साथ, तो आपके दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर आपके रैसिमिक मिक्सचर बनता है, रैसिमिक मिक्सचर आपका बनेगा। ठीक है, एक R एक S बनेगा। कैसे? तो आपका अगर C यहाँ पर है तो R ऐसे, R डैश, यहाँ R डैश डबल डैश, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और इसका एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा OH, मतलब इसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, मिरर को ऐसे शो करते हैं। फिर यहाँ पर C R और ये R डैश और ये R डबल डैश। ठीक है, तो ये R तो ये S बन जाता है, मतलब दो तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं अल्कोहल के। तो इसे हम बोलेंगे कि ये रैसिमिक मिक्सचर है, रैसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो आपका SN1 रिएक्शन में रैसिमिक मिक्सचर बनता है जब हम कीरल कार्बन को या ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन को हम यहाँ पे लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को लेते हैं। तो ये एल्के हैलाइड एक्चुअली में, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं SN1 के थ्रू तो यहाँ पर रैसिमिक मिक्सचर बनता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कीरल कार्बन को ले लिया है, कीरल कंपाउंड को ले लिया है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टेप 1 स्टेप 2 दिखाऊंगी। अभी मैंने इसके पहले जो बताया था वो एक कंपाउंड था, एक रिएक्शन था। ठीक है, तो एक रिएक्शन मैंने बता दिया आपको, उसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और यहाँ पर हम ले रहे हैं पोलर प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, मतलब H+, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे अल्कोहल, जैसे H2O। ठीक है, आपने ले लिया। ठीक है, इस पहले स्टेप में क्या बनता है? क्या बनता है पहले स्टेप में? कार्बोकेटायन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बोकेटायन पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका X माइनस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपका बनता है R डैश C R डबल डैश के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X माइनस, निकल गया लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया आपका। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर आपका क्या बन गया? कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। और ये आपका स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, सब बता दिया मैंने आपको। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है कि आपका ये जो R डैश C है, R है, और यहाँ पर आपका जस्ट मिनट, पहले मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाकर दिखाती हूँ ताकि मुझे आपको हाइब्रिडेशन भी दिखाना है। तो यहाँ पर C R डैश R डबल डैश। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद आपका अटैकिंग होगा OH नेगेटिव का। तो अब यहाँ पर आपको जरा समझने की बात है यहाँ पर कि आपका ये जो कीरल कार्बन है, यहाँ पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल शेप है इसका, और इसकी जो एंगल है 109.5 डिग्री समथिंग, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडेशन। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट ये आपका जो बन रहा है पहले स्टेप में कार्बोकेटायन, इसमें जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन है sp2, मतलब 120 डिग्री। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब ये टेट्राहेड्रल है, तो ये बन गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। तो ये जो कार्बोकेटायन बना है ये किस तरह का शेप शो करेगा? ट्राइगोनल प्लेनर शो करेगा, मतलब इस तरह का शो करेगा।
ठीक है। यहाँ पर ये ट्राइगोनल प्लेन है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे ये है, ठीक है, मेरा हाथ है, ये एक प्लेन में है, 2 डायमेंशनल प्लेन में मेरा हाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में कार्बन है, कार्बोकेटायन है बीच में, और एक कार्बन, एक आर जो है वो इधर है, एक आर इधर है, एक आर इधर है। एक ही प्लेन में आपका C+ भी है और तीनों आर भी है। मतलब ये बीच में अगर C+ है तो यहाँ पर एक आर, यहाँ पर एक R डैश, यहाँ पर R डबल डैश है, तो एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो जब OH- का अटैक होता है तो हो सकता है कि वो OH- ऊपर से अटैक करे, क्योंकि जगह खाली है भाई, यहाँ से तो सब जगह भरा हुआ है ना, यहाँ पे सारे जगह भरे हुए हैं, तो उसको 2 जगह मिल रहा है OH- को, एक तो ऊपर से अटैक कर सकता है और एक नीचे से अटैक कर सकता है, ठीक है। OH- चूंकि ये जो C+ है वो एक प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक है। ट्राइगोनल मतलब ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे। तो एक ट्राइगोनल प्लेन है, बीच में C+ है, और तीनों ही एंगल पर, तीनों ही कोने में क्या है, R डैश, R डबल डैश है, ठीक है, मेरे हाथ में सपोज है। तो इसके पास जो OH- है, जो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास 2 तरीके हैं इस C+ के पास पहुंचने का। एक तरीका है ऊपर से अटैक करे, या एक तरीका है नीचे से अटैक करे। ऊपर से अटैक करेगा तो वो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो वो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर आपका इसकी बात करें तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो इस तरह का हो, मतलब जो OH- X को हटाकर यहां जुड़ जाए, तो उसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर उल्टी डायरेक्शन में जुड़े OH- तो उसको बोलेंगे इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। कैसे, देखिए, तो यहाँ पर जो आपका OH- है, तो अगर वो OH- इधर से अटैक करता है, ठीक है, सामने से यहां से अटैक करेगा, तो आपका बनेगा C। अब जैसे ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है ना, 3 डायमेंशनल रहता है तो मैं आपको अच्छे से बताती कि कैसे वो अटैक करता है, ठीक है। उसको भी हम दिखा सकते हैं, 2 डायमेंशनल में भी हम कीरल कार्बन को दिखा सकते हैं, मोटी लाइन से, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C R ऐसे है, और ये R आपके ऐसे, R डैश, और ये R डबल डैश, ठीक है। और यहाँ पर OH आकर जुड़ जाएगा। तो आपका जिस साइड पे X था उसी साइड में OH आपका जुड़ रहा है। जिस साइड में X था उसी साइड में अगर OH जुड़े तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब जैसा था वैसा ही बन गया, तो रिटेंशन, रिटेंशन मतलब ठीक वैसा ही धारण करना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ठीक है। तो 50% अगर ये आपका बनता है प्रोडक्ट में, 50% अगर ये बनता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो 50% बनता है कि उल्टे डायरेक्शन में वो करे। जैसे ऊपर से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो ये बन गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। नीचे से अटैक कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट करने का मतलब X अगर इस डायरेक्शन में है तो OH- इसके उल्टे डायरेक्शन में अटैक करेगा C+ पे, यहां से अटैक नहीं करेगा, यहां से करेगा, तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा, X के निकलने के बाद यहां से OH अटैक करेगा, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो वो 50% बनता है। तो एक तो ये बन गया। साथ में अगर OH आपका OH- अगर वो यहां से अटैक करे, पीछे से, ये सामने से अटैक कर दिया, इसको बोलेंगे फ्रंट साइड अटैक। ये पीछे से अटैक कर रहा है, इसको बोलेंगे बैक साइड अटैक, ठीक है। तो ये पीछे से अटैक कर रहा है तो इसको यहां पर बनेगा HOC, R डबल डैश और ये R डैश। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, X इस साइड में है, राइट साइड में, OH राइट साइड में जुड़ गया तो उसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन X जिस साइड में, उसके अपोजिट साइड में OH जुड़ा है तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ये 50% आपका बनता है। तो 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, 50-50% बन रहा है। मतलब ये कि ये रेसिमिक मिक्सचर आपका ओवरऑल बन जाता है। इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 तरह के प्रोडक्ट बने, एक रिटेंशन, एक इन्वर्जन, और ये जो प्रोडक्ट बना ओवरऑल ये रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया था, कीरल कार्बन लिया था टेट्राहेड्रल शेप में, इसकी एंगल मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब कार्बोकेटायन बनता है तो वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, एक ही प्लेन में सारे कार्बोकेटायन, सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल का सेकंड स्टेप में अटैक होता है वो न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल जाता है ऊपर से भी और नीचे से भी। जब वो सेम डायरेक्शन में, जहां पे X निकला होता है, सपोज दैट X ऊपर की तरफ है,
तो X निकल कर चला गया, तो वहां पर OH आकर अटैक किया तो उसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन जहां पर X निकला उसके अपोजिट डायरेक्शन में OH अटैक कर रहा है तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पर ये आपका SN1 रिएक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि SN1 रिएक्शन में 1 कहाँ से आया और ये रासायनिक मिश्रण को क्यों शो करता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन जो होता है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे फास्ट होता है, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में और उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में होता है। तो 3 डिग्री में फास्ट क्यों होता है SN1 रिएक्शन, तो इसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है, मीडियम में ज्यादा देर तक रहता है और बहुत ही इजिली आयोनाइज हो जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन में क्या था कि टर्सरी एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स है जो फेवर कर रहा है SN2 रिएक्शन को। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था, लेकिन SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होता है और कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, सब चीज अब यहाँ पे डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स ले रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल इसका अगर हम लेते हैं HCH और यहाँ पर आपका Cl। ठीक है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से और साथ में हम यहाँ लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या होता है, DMSO या हम ले सकते हैं एसीटोन। ठीक है, एक ही लेंगे, चाहे DMSO लेंगे चाहे आप एसीटोन लेंगे। ठीक है, एक ही लेंगे। तो यहाँ पर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं और प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। किसमें, SN2 रिएक्शन में। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब कि जिसमें H+ ना हो, H2O की तरह, अल्कोहल की तरह उसमें से H+ रिलीज ना हो रहा हो, रिमूव ना हो रहा हो। जब इसमें से आपका H+ निकलेगा ही नहीं तो ये C और Cl के बीच में, मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जो किसी सबस्ट्रेट को आयोनाइज नहीं कर पा रहा है, किसी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को वो आयोनाइज नहीं कर पाएगा। तो ये वैसे भी ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो ये इजिली आयोनाइज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आयोनाइज हो भी जाएगा, ब्रेक हो भी जाएगा तो Cl- और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, वो प्लस चार्ज लेस स्टेबल होगा क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। कहने का मतलब ये कि आपका जो यहाँ पर सॉल्वेंट है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो इजिली आयोनाइज ना हो। इसके पहले क्या था, SN1 में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे थे क्योंकि हमें टर्सरी कार्बोकेटाइन को बनाना था, आयोनाइज करना था टर्सरी एल्किल हैलाइड को। लेकिन इस केस में हमें आयोनाइज नहीं करना है क्योंकि आयोनाइज होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आयोनाइज होने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत ही वीक मतलब लेस स्टेबल आपके कार्बोकेटाइन बनेगा। लेस स्टेबल बनने की वजह से वो इजिली आयोनाइज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी स्पीसीज अपने आप को स्टेबल ही बनाना चाहता है। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है, Cl के निकलने के बाद लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उस केस में आपका आयोनाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर जब आयोनाइज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो जब यहाँ पे आयोनाइज नहीं हो रहा है तो C और Cl के बीच की जो बॉन्डिंग है वो जल्दी टूटती नहीं है मतलब कि बिल्कुल वो रिमूव नहीं हो जाती है, वो हल्की हल्की टूटने वाली है, पार्सली टूटती है। पार्सली समझते हैं ना आप लोग, तो पार्सली टूट रही है। जब ये पार्सली टूट रही है तो यहाँ से इसकी वैलेंसी भी पार्सली कम हो रही है, तो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये OH माइनस बैक साइड से अटैक करता है, पार्सली बॉन्डिंग इसके साथ बनाने लगता है। तो यहाँ पर जो बनता है उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आपका पूरी तरीके से बॉन्डिंग होती भी नहीं है न्यूक्लियोफाइल की और पूरी तरीके से जो लिविंग ग्रुप है वो भी नहीं टूटकर बाहर निकलता है, तो वो आधा अधूरा होता है, इसको डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल, एक टेम्पररी स्टेट है, तुरंत बनता है मीडियम में, उसके बाद तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका चूंकि प्राइमरी है, लेस कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा तो इजिली आयोनाइज ही नहीं होगा। इजिली आयोनाइज नहीं होगा तो Cl इसके साथ बॉन्डिंग में रहेगा ही, पार्सली दूर जाएगा और ये पार्सली इस पे जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पार्सली निकलेगा और ये पार्सली जुड़ेगा। तो यहाँ पे HC है आपका। अच्छा, यहाँ पर आपका जो है आप कौन सा हाइब्रिडेशन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन है। यहाँ पर जो बनेगा CH और यहाँ H और ये जो Cl है वो आपका निकलने की कोशिश कर रहा है, पार्सली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये OH माइनस जुड़ने की कोशिश कर रहा है, पार्सली नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
तो ये आपका जो भी आपकी बॉन्ड न्यू बन रहे हैं या जो भी बॉन्ड टूट रहे हैं उनको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, बाकी के जो बॉन्ड्स है उसको स्ट्रॉन्ग लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो बहुत ही अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, टेम्पररी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तुरंत ही बनता है मीडियम में, उसके बाद प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्ट अब कैसे बनेगा, वन स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आपका अब ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टेप है आपका, यहाँ पर आपका रेट डिटरमाइनिंग हो जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब कि ये जो आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया है, इस बेस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो इसका कंसंट्रेशन दोनों का कंसंट्रेशन रेट को फाइंड करने में हेल्प होगा। रेट को फाइंड करने में इन दोनों का कंसंट्रेशन यूज होगा, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये टू ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्यों आया है, क्योंकि इस SN2 रिएक्शन में आपका एल्किल हैलाइड और बेस जो है, आपने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन और एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन, दोनों का ही कंसंट्रेशन रेट को फाइंड करने में हेल्प हो रहा है। तो वहां पर इन दोनों का कंसंट्रेशन मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल ये मतलब 2 मॉलिक्यूल, मतलब बाई मॉलिकुलर रिएक्शन ये हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि क्यों ये बाई मॉलिकुलर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बना, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये क्या होता है कि अब आगे क्या होता है कि ये Cl तुरंत ही फिर निकल जाता है और ये OH जुड़ जाता है। तो यहाँ से OH चूंकि अनस्टेबल है तो ये मीडियम में बहुत ही कम टाइम के लिए आता है और प्रोडक्ट बन जाता है H और यहाँ पर आपका Cl माइनस बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि जहां पर आपका Cl अटैच था, ठीक है, Cl जो है इस साइड में अटैच है, इस तरफ राइट साइड में, कि जो OH है वो लेफ्ट साइड में अटैच है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक उल्टा हो जा रहा है। उल्टा मतलब Cl अगर यहाँ है तो उसके पीछे OH जुड़ा है, ये न्यूक्लियोफाइल निकलकर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो दूसरे साइड से, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये बन रहा है। तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है। यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं हो रहा है। SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हो रहा था और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हो रहा था। 50% रिटेंशन बन रहा था, 50% इन्वर्जन बन रहा था, तो दोनों में रैसमिक मिक्सचर आपका बन गया। लेकिन यहाँ पर केवल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है इसलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया है इसलिए। टर्सरी लेते तो नहीं होता, ये सेकेंडरी लेते तो नहीं होता, लेकिन प्राइमरी लिया है इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया। तो SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन रिटेंशन को शो करता है। ठीक है, सॉरी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन को शो करता है। साथ ही ये बायोमोलिकुलर होता है। यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMSO, एसीटोन वगैरह लेते हैं। यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है, वो आपके एल्किल हैलाइड और जो न्यूक्लियोफाइल इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए ये बायोमोलिकुलर हो जाता है। वन मॉलिक्यूल ये, वन मॉलिक्यूल ये, तो ये बायोमोलिकुलर हो जाता है। बीच में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये हो गया आपका SN2 रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से और 3 डिग्री से। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड किसके रिस्पेक्ट में, SN2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, SN2 रिएक्शन में आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, 2 डिग्री उसके बाद और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्शन देगा, सबसे कम रिएक्टिविटी उसकी होगी SN2 रिएक्शन में। किसकी, एल्किल हैलाइड की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो SN1 SN2 में काफी सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अपने नेक्स्ट क्लास में मैं अलग एक क्लास लूंगी, उसमें SN1 SN2 बताऊंगी आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं तक, रिवाइज करना आपका काम है। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो टेक केयर, बाय बाय।